हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है स्पीकर लीडर चैम्पियन। इसका मतलब पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की मदद से तरक्की की ऊंचाइयों पे कैसे पहुंचिए। इनका लेखक नाम है जेरेमाई डोनोवान। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ बताते हैं। क्या आपको भी पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है? अगर है तो फिर इस किताब की समरी आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। इस किताब में टॉप पब्लिक स्पीकर्स की मोस्ट सक्सेसफुल स्पीचेज के ऊपर रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के साथ यह पता करने की कोशिश की गई है कि कोई भी स्पीच ग्रेड कैसे बनती है। अगर आपको भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग का स्किल्स को सुधारना है तो फिर इस किताब के समरी में आपको डिटेल टिप्स मिलेगी, जिसकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग की बारीकियों को सीख सकते हैं, भले ही आप पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में शुरुआत करने वाले हो या फिर आपको कुछ सालों अनुभव हो। इस किताब की समरी से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। यह बुक किसके लिए है? ऐसा कोई भी जिसे पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनना हो, ऐसा कोई भी जिसे कुछ नया सीखने का शौक़ हो, ऐसा कोई भी जिसे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो। अध्याय नंबर 1। किसी भी प्रोफेशन के लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि अगर आप अपनी बात को सही ढंग से रखना जानते हैं तो फिर आप इस दुनिया में कुछ भी जीत या फिर कमा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को हम सीख कहाँ से सकते हैं। इस सवाल का जवाब बनकर ही इस किताब की समरी आई है। इस किताब के समरी के चैप्टर्स में बताया गया है कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं। इसी के साथ इस समरी को पढ़ने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि इफ़ेक्टिव स्पीकिंग के कितने फ़ायदे होते हैं। इस किताब के चैप्टर्स में आपको कई सारी टेक्निक के बारे में पता चलेगा, जिसकी मदद से आप ग्रेट कंटेंट क्रिएट करना और उसे स्ट्रक्चर करना सीख जाएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जब आपके पास कंटेंट है तो उसे डिलीवर कैसे करना है। क्या आपने कभी लार्ज ऑडियंस के सामने कोई स्पीच दी है? आज के दौर में ज़्यादातर जॉब प्रोफेशनल की ये डिमांड रहती है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आज के समय में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम पब्लिक स्पीकिंग को एक स्किल की तरह देखने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हमारी डे टू डे लाइफ में इस स्किल का महत्व कितना ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहली नौकरी के इंटरव्यू में भी इस स्किल को देखा जाता है। कई रिसर्च में यह बात सामने निकल कर आई है कि जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी होती है उन्हें नौकरी के इंटरव्यू में जल्दी सफलता मिल जाती है। आज के समय के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी पब्लिक स्पीकिंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इस बात को और समझने के लिए हमें जॉब आउटलुक 2013 के सर्वे पर नज़र डालना पड़ेगा। इस सर्वे के हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल को कंपनियों की तरफ से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। इस सर्वे में इस बात को साफ तौर पर कहा गया है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल की मदद से आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के बॉस को अगर किसी को प्रमोट करना है तो वो ऐसे एम्प्लॉयज़ को महत्व देना चाहता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन हो। इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगी तो आप क्लाइंट के सामने अपनी कंपनी की पॉलिसी को बेहतर ढंग से रख पाएंगे। इसलिए अब आपकी टीम में 50 लोग काम करते हैं और आपके पास बेहतरीन बोलने की क्षमता है तो फिर आपके पास हमेशा ही एज एडवांटेज रहेगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, इसके जीते जागते एग्जाम्पल इस किताब के लेखक हैं। कॉन्फिडेंट होकर बोलना, क्लियर बोलना और ऐसा बोलना कि सामने वाला आपकी बात को सुने। अगर आपके पास यह स्किल है तो फिर आप अपने करियर की रेस में बहुत आगे जाने वाले हैं। अध्याय नंबर 2। पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम सभी को कभी ना कभी ऑडियंस के सामने तो बोलना ही पड़ता है, भले ही वो समय स्कूल प्रेजेंटर्स के समय आए या फिर जॉब इंटरव्यू के टाइम। आमतौर पर लोग बोलने से पहले काफ़ी नर्वस रहते हैं।
अगर आप भी नर्वस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है। नर्वस होने का यह मतलब कतई मतलब नहीं होता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग छोड़ देना चाहिए। हमें लगातार अपनी पब्लिक स्पीकिंग को और बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो फिर आपको अच्छा कंटेंट बनाने के ऊपर भी काम करना चाहिए। आपको अपने अंदर अच्छे कंटेंट को क्रिएट करने की काबिलियत को पैदा करना पड़ेगा। आपको यह पता होना चाहिए कि एक अच्छी स्पीच का मतलब क्या होता है। अच्छी स्पीच बस फैक्ट से ही नहीं बनती। अच्छी स्पीच के लिए आपको आए कंटेंट भी बनाकर रखने पड़ते हैं। कुछ ही पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको काम करने की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि आय कंटेंट, पोस्चर और वॉइस मॉड्यूलेशन। इसी के साथ ही साथ आपको यह भी सीखना पड़ेगा कि स्पीच को सही और सटीक तरीके से स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता है, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए आपको फीडबैक को महत्व देना पड़ेगा। फीडबैक से आपको पता चलेगा कि अभी कमी कहाँ पर आ गई है। रियान अवेरी अपनी फील्ड में इतने सक्सेसफुल इसलिए हुई क्योंकि उन्हें पता था कि फीडबैक का सही यूज कैसे करना है। वो हमेशा अपने फीडबैक को बड़ा सीरियसली लिया करते थे। सबसे पहले जब उन्होंने स्पीच दी थी तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया था। इस चीज़ का पता उन्हें अपने फीडबैक से चला था। इस खामी का पता चलते ही उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इस खामी को दूर भी किया। इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से लेखक आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है तो फिर आपको फीडबैक को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्पीच को क्रॉप्ट करने वाले हैं तो फिर आपको खुद से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। वो ये है कि मैं अपनी स्पीच में किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक अच्छी स्पीच कंटेंट को क्रिएट करने के पीछे का सीक्रेट एक ही है, वह है कि आपके पास अच्छा टॉपिक होना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप भी मोटिवेट हो और आपकी ऑडियंस भी सुनना चाहे। इसलिए इसके लिए आपको खुद से एक और सवाल करना पड़ेगा। वो सवाल है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी स्पीच किसको इफ़ेक्ट करने वाली है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी त्यौहार के मौके पर अपने परिवार के सामने स्पीच दे रहे हैं तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी स्पीच में परिवार के बारे में बात करें। अपनी स्पीच में आपको बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग की दूसरी महत्व बात यह है कि अगर आप एक्सपर्ट के सामने बोलने वाले हैं तो फिर आपको अपने रिसर्च मजबूत करके बोलने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको इस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि आप जिस भी टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बोलना हो और आपको साइंस में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आप कभी भी फुल फॉलो में नहीं बोल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप नेल्सन मंडेला की स्पीचेस को सुन सकते हैं। फ्री डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के पक्ष में दी गई उनकी स्पीचेस सीधे लोगों के दिलों में असर छोड़ा करती थी। इसके पीछे का रीज़न यही था कि वो अपने सपने को शब्दों में पिरोकर बोला करते थे। अध्याय नंबर 3, अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी स्पीच का कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन फिर भी ऑडियंस का ध्यान स्पीच से हट जाता है। क्या आपको इसके पीछे का रीज़न पता है? इसके पीछे का रीज़न यही है कि कई बार स्पीच में बिना मतलब का ज्ञान भी दे दिया जाता है। जब भी आप कंटेंट तैयार करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें बिना मतलब की बातें ना डाली जाए। किसी भी स्पीच को ग्रेट स्पीच उसका फोकस बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि अगर आप 7 मिनट के स्पीच तैयार कर रहे हैं तो फिर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि उसमें एक मेन मैसेज से ज़्यादा मैसेज ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। आप अपने कंटेंट से हटकर बातें करें। कई सक्सेसफुल स्पीकर अपनी स्पीचेस में थम्स बेस्ड रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थंब बेस्ड रूल क्या है? इस रूल के अनुसार आपको अपनी स्पीच के मेन मैसेज को इस शब्द के अंदर ही बयां कर देना चाहिए। अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका फोकस भी आपके मैसेज के ऊपर बेहतर होगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर लेखक पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट
क्रेज वैलेंटाइन का किस्सा शेयर करते हैं। एक बार इन्होंने स्पीच दी थी जिसका कोर मैसेज था कि आपके सपने बिकाऊ नहीं है। इस मैसेज का असर ऑडियंस पर इतना गहरा हुआ था कि सालों बाद भी लोग उनसे मिलकर उस मैसेज को याद करते थे। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है अपनी ऑडियंस को इंगेज रखने का, कि आपका फोकस भी एक कैची मैसेज के ऊपर होना चाहिए। आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरीक़ों से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद से 2 सवाल पूछने पड़ेंगे। पहला, क्या आप वेल एजुकेटेड स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपनी ऑडियंस से इमोशनली जुड़ना पसंद करेंगे? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन इसके लिए आप कुछ बेसिक टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ज़्यादातर नॉन वर्बल ही है। ऑडियंस के साथ कनेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती है। पहली आई कांटेक्ट को, और दूसरा आपका पोस्चर। अगर आपके इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल ला लिया तो फिर आधी जंग तो आप जीत ली। इसी के साथ ही साथ आप एक वर्बल तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह सही टोन का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। जब भी आप बोल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप टोन बदल बदल कर बोलने की कोशिश करिए। इससे ऑडियंस को सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर कंटेंट, शब्द, शैली और पोस्चर अच्छे से होंगे तो फिर ऑडियंस के साथ कनेक्शन भी अपने आप ही बन जाएंगे। अध्याय नंबर 4, स्पीकिंग कोच की मदद से भी आपके अंदर काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। आपको बता दें कि पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी किसी स्पोर्ट्स की तरह ही होती है। जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना ही बेहतर आप होते रहेंगे। इसलिए इस फील्ड में भी कोच आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आप भी प्रोफेशनल कोच की मदद लेते हैं जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप भी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आपको भी खुद के अंदर मोटिवेशन की कमी लगती है तो फिर निश्चित रूप से प्रोफेशनल कोच आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रोफेशनल कोच आपको स्पीकिंग टेक्निक के साथ ही साथ वैल्यूएबल फीडबैक भी देगा। इस फीडबैक की मदद से आप खुद के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। वैल्यूएबल फीडबैक की इम्पोर्टेंस आपको शुरुआती चैप्टर्स में ही बता दी गई थी। कई लोग फीडबैक से इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म का डर रहता है, लेकिन आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि बिना क्रिटिसिज्म से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है। कुल मिलाकर इस किताब के समरी के माध्यम से आपको की मैसेज यही दिया गया है कि आप अपने लगन और मेहनत से बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। दिमाग को फोकस रखने की कोशिश करिए और सही दिशा की तरफ मेहनत करते रहिए। क्या करें? अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए। याद रखिए कि कहीं भी गया है कि डर के आगे ही जीत है। फीडबैक के महत्व को समझने की कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बोलते रहिए।